हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कॉलेज लेक्चरार के लिए होता है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट जीएसटी, जिसपे बेसिक से लेके एडवांस तक किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज अपन 25 एमसीक्यू इस टॉपिक पे करेंगे, जीएसटी पे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए, इससे सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोच के मत सोचिएगा सारे ऐसे हैं। शुरुआत के लिए है, जीएसटी स्टैंड्स फॉर। जब हम कहते हैं कोई हम टॉपिक पढ़ ही रहे हैं तो जीएसटी का मतलब क्या है, तो कई लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस नहीं होता, सर्विसेज होता है। आप कहेंगे सर इसमें कौन सा साइंस है? नहीं, जिनको नहीं पता है वो हो सकता है सोचें कि ये गुड्स एंड सप्लाई टैक्स होता है, क्योंकि जीएसटी का टैक्सेशन का जो आधार होता है वो सप्लाई होता है। ये गवर्नमेंट सेल टैक्स है। कभी किसी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है या ये जनरल सेल टैक्स है, ऐसा नहीं है। इसका जो सही नाम है या सही फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। आपको लगेगा कि सारे ऐसे आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे, इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। तो भारत में जीएसटी कब से आया? तो भारत में जीएसटी आया 2017 1 जुलाई 2017। उस समय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उनके समय ये जीएसटी आया था। तो 1 जुलाई 2017 से ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ये कुछ खास बातें आप पढ़ लीजिए। जीएसटी जो है बेसिकली वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हमें पता है कि टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स। जो इनकम कमाता है उस पर इनकम टैक्स लगता है। जीएसटी में अगर आप थोड़ी सी बातें समझें, आपको पता है कि गवर्नमेंट जीएसटी वसूल करती है व्यापारी से या लगाती है व्यापारी की सेल पे, और व्यापारी उसे कस्टमर्स से वसूल कर लिया करता है। तो प्राइमा फेसी देखने पे लगता है कि ये टैक्स व्यापारी से वसूला जा रहा है, पर ये टैक्स इवेंचुअली कंज्यूमर्स से वसूला जा रहा है। तो जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा कुछ खास बात करें, जब से जीएसटी आया तो फिर एक बार के लिए एक्साइज ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया। वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स चलता था उसे समाप्त कर दिया गया। सर्विस टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस को समाप्त कर दिया गया। इनफैक्ट कहा तो ये गया था वन नेशन वन टैक्स, अब तो केवल देश में एक ही टैक्स होगा। लेकिन अभी भी जीएसटी के आने के बाद भी, बहुत सारे टैक्सेस को निपटा लेने के बाद भी, अभी भी कुछ टैक्सेस जीएसटी के अलावा भी भारत में लग रहे हैं। याद रखिएगा, जब भी आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं नहीं, पहले सेल टैक्स होता था। ये अभी भी तुम्हें लगेगा ये सेल्स है, पर नहीं, जीएसटी सप्लाई पे लिया जाने वाला टैक्स है। जैसे पहले सेल टैक्स जो होता था वो सेल्स करने पे लिया जाता था, एक्साइज ड्यूटी जो होती थी वो प्रोडक्शन करने पे ली जाती थी। उसी तरह से जीएसटी का जो आधार है वो है सप्लाई वर्ड। ठीक है, याद रखिएगा, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। इसका मोटे तौर पे मतलब ये है कि जिस स्टेट में माल कंज्यूम होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट को जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। ये एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, और बातें अपन आगे के क्वेश्चनों में करेंगे, तो आप बने रहिए। ठीक है, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2017। आधी बात उन्होंने कह दी। इंडिया हैज़ चोजन डुअल जीएसटी मॉडल ऑफ यूएसए, यूके, कनाडा या चाइना। तो हमारे देश में डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया गया है। देखिए, ऐसी व्यवस्था हो सकती है जहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी वसूल करे, मतलब सारा जीएसटी वसूल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करे। ये एक तरीका हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे यूएसए में है कि वहाँ का जो स्टेट है या जो प्रोविंस है वो जीएसटी वसूल करने का कार्य करे। लेकिन भारत में सेंट्रल लेवल पे भी जीएसटी की वसूली होती है और स्टेट लेवल पे भी जीएसटी की वसूली होती है। इसलिए भारत ने डुअल जीएसटी मॉडल को अपनाया हुआ है और ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया है हमें। वैसे एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये अभी हम बात करेंगे। जब हम सेल करते हैं तो सामने वाले कस्टमर से या तो हम आईजीएसटी लेते हैं
या हम उससे SGST प्लस CGST लेते हैं। कैसे क्या लेंगे वो अभी अपन बात कर लेंगे। पर हमारे यहाँ टैक्स वसूल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, इसलिए हमारे यहाँ डुअल GST मॉडल है। ठीक है, चलिए, और इसकी प्रेरणा हमने कनाडा से ली है। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कैप्ड आउट ऑफ द GST लेवी, इनमें से किसे GST की लेवी से बाहर रखा गया है। जनरेटर जो पावर जनरेशन का काम करता है उस पे GST लगता है, कंप्यूटर पे GST लगता है, ज्वेलरी पे GST लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे GST नहीं लगता। ऑल दो इलेक्ट्रिसिटी को आप मूवेबल गुड्स कह सकते हैं और डेफिनेशन के हिसाब से तो GST इस पे भी लगना चाहिए, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिसिटी एसेंशियल सर्विसेज में आती है, इसीलिए ये जो वस्तुएं दी हुई है इसमें से बिजली ऐसी वस्तु है जिस पे GST नहीं लगता है। इसी तरह से जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर यानी जो शराब होती है उसको भी अभी GST के दायरे से बाहर रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि शराब पे टैक्स नहीं लगता, शराब पे बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह लगता है, लेकिन अभी तक शराब पे GST नहीं लगता। इसी तरह से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसमें आपका डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है हवाई जहाज़ों के लिए, वो आपका GST के दायरे से बाहर है। इसी तरह टोबैको जो है, तंबाकू जो है, वो GST के दायरे में है, पर GST के बाद अभी भी सेंटर को ये पावर है कि वो इसके ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। ठीक है, तो ये आप अपने मतलब की चीज़ें याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द GST रेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST एंड इज नॉट टैक्स्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कोशिश की है कि बहुत सिंपल से लेके बहुत अच्छे तक के क्वेश्चन लें, देखें कितने आपको पसंद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST इज अ डैश डैश बेस्ड टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। GST किस तरह का टैक्स है, आप वर्ड को फिट कीजिए। GST ड्यूरेशन बेस्ड टैक्स है, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, GST डिविडेंड बेस्ड टैक्स है, या GST डेवलपमेंट बेस्ड टैक्स है। तो आपको GST याद करना है, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यह एक गंतव्य आधारित कर है। जैसे अपन बोलते हैं ना डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है जहाँ किस्मत ले जाए। उसी तरह से गुड्स जहाँ जाएगा, जहाँ कंज्यूम होगा, वहाँ की गवर्नमेंट को अंततोगत्वा फ़ायदा होगा। यही एक रीज़न है कि बहुत साल 2004 से प्रयास शुरू हो गए थे GST आए, लेकिन बहुत साल लग गए कंसेंसस बिठाने में, क्योंकि कई राज्य ऐसे थे जो अच्छा प्रदर्शन करते थे, यानी वो प्रोड्यूसर स्टेट्स थे। तो उनको लगा कि ये जो GST का ये तरीका है, इसमें से जो कंज्यूमर स्टेट है, जो कंज्यूम करेगा, उसको टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत विरोध किया। इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको मनाने के लिए फिर 4-5 साल तक के लिए ये भी कहा कि अगर आपके कलेक्शन में कमी आएगी तो हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, लेकिन GST को आने दिया जाए। और फिर अब GST आ ही गया है और ये डेफिनेट गेम चेंजर साबित हुआ है। 1 लाख करोड़ कम से कम हर महीने GST कलेक्शन होता है, 1 लाख करोड़, और कई बार ये फिगर 2 लाख करोड़ तक भी पहुंचने की तरफ होता है। इतना बड़ा कलेक्शन GST से आता है। GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहाँ गुड्स का कंजम्पशन होता है। हालांकि ये मल्टी स्टेज टैक्स है, जब जब माल बिकता है तब तब GST लगता जाता है, लेकिन इसका जो एंड बेनिफिट मिलेगा वो कंज्यूमर स्टेट्स को मिलेगा। ठीक है, जिस राज्य के नागरिकों ने माल को कंज्यूम किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन IGST। देखिए, एक बहुत सिंपल आप फंडा समझ लीजिए पहले तो, क्योंकि ये तो बुनियादी बात है कि अगर मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ और मैंने राजस्थान के बंदे को माल भेजा, हम राजस्थान के हैं, हमने राजस्थान के बंदे को ही सेल किया, सप्लाई दी, तो हम उससे SGST और CGST वसूल करेंगे। ठीक बात है। अगर मैं चंडीगढ़ का हूँ और सामने वाला ख़रीदार भी चंडीगढ़ का है, तो हम उससे UT GST, यूनियन टेरिटरी GST और साथ ही साथ CGST वसूल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ और सामने वाला बंदा तमिलनाडु का है, यानी दूसरे स्टेट का है, कोई सा भी स्टेट हो सकता है, अगर दूसरा वाला बंदा
दूसरे स्टेट का है तो मैं उससे IGST वसूल करूँगा। यहाँ पे आई से मतलब है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड एकीकृत वर्ड होता है, तो हम उससे इंटीग्रेटेड GST वसूल करेंगे। ये GST की कुछ पॉपुलर दरें हैं। कई आइटमें ऐसी हैं जिन पे GST 0% होता है, तो आप कहेंगे GST नहीं होता है बोल दो, पर नहीं, हम यही बोलेंगे कि GST 0% होता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको जिनको बहुतायात में कंज्यूम किया जाता है, जो मास कंजम्पशन वाली वस्तुएं हैं, उन पे 5% GST लिया जाता है। GST की स्टैंडर्ड रेट 12 से 18% है। और ऐसी गुड्स जो डीमेरिट गुड्स हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए 28% GST लगाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सबस्यूम्ड इन GST। जैसे होते हैं सबस्यूम्ड, इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका हिंदी मतलब है समाना। कौन सा टैक्स GST में नहीं समा गया है? तो GST जब आया तो उसने वैट को लपेटे में ले लिया, है ना। GST एक इतना बड़ा महासागर है कि इसमें छोटे छोटे बहुत निपट गए। तो पहले एक वैल्यू एडेड टैक्स होता था, एक ज़माने में सेल टैक्स होता था, फिर वैट आया, और GST आने के बाद अब वैट नहीं लगता। ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी आज भी जिंदा है। आज भी जब प्रॉपर्टी परचेज सेल होती है, जब भी परचेज सेल होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लेती है। GST आने के बाद भी ये नहीं निपटा है। एंट्री टैक्स, पहले शहरों में नगरों में प्रवेश करने पे एंट्री टैक्स हुआ करता था, चुंगी ऑक्ट्रॉय हुआ करता था, लेकिन अब वो निपट गई है, अब वो नहीं लगाई करती। इसी तरह से एंटरटेनमेंट टैक्स भी समाप्त हो गया है और उसे GST में शामिल कर लिया गया है। तो स्टाम्प ड्यूटी ऐसी है जो आज भी जिंदा है। इसका आंसर बी है। इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से टैक्सेस को GST में शामिल कर लिया गया है। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स बहुत पॉपुलर है, 1991 के आसपास से शुरू हुआ, लेकिन अब सर्विस टैक्स नहीं होता, अब उसकी जगह GST होता है। काउंटर वैलिंग ड्यूटी, जब आप कस्टम ड्यूटी, जब आप दूसरे देश से माल मंगाते हो तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद एक CVD होता है, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, वो भी अब नहीं लगेगी। एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम होता है जिसे SAD भी बोलते थे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, वो भी अब नहीं लगेगी। इस तरह से ये सरचार्ज, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हाई एजुकेशन सेस, ये सारे एक बार के लिए निपट गए हैं। इनकम टैक्स की तरफ तो ये आज भी जिंदा है, लेकिन GST की तरफ से निपट गए हैं। इसी तरह से स्टेट, राज्य जो वैट और सेल टैक्स लेता था वो GST में समा गया है। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टेट सरचार्ज, ये सब समाप्त हो गए हैं। लेकिन अभी भी क्या समाप्त नहीं हुए हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी। आज भी अगर आप फॉरेन से माल मंगाओगे, इंपोर्ट करोगे, तो BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। GST और लगेगा। आपको अभी बता दूं, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर IGST लगता है, और वो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा होता है। कभी आप कस्टम पढ़ेंगे तो उसकी एक असेसेबल वैल्यू होती है और एक बेसिक कस्टम ड्यूटी आपके ऊपर लगेगी, और ये जो टोटल है इस पे आपको IGST भी चुकाना पड़ेगा। इसी तरह से स्टाम्प ड्यूटी आज भी जिंदा है, मैंने अभी बताया। इसी तरह से 3 प्रोडक्ट पे आप याद रख लो, एक तो एक्साइज ड्यूटी ऑन टबैको प्रोडक्ट्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल आइटम्स, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम। ठीक है, ये तीनों अभी भी लग रहे हैं। इसके अलावा किसी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स वसूल किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी पे GST नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। और प्रॉपर्टी टैक्स जो नगर पालिका या नगर निगम में होता है, आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका आपसे एक टैक्स लेगी, या नगर परिषद हो गया या नगर निगम होगा, वो आपसे टैक्स लेगा, वो प्रॉपर्टी टैक्स होगा। ये सारे टैक्सेस आज भी जिंदा हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि कहाँ से वन नेशन वन टैक्स हो गया, अभी भी 50 तरह के टैक्स हैं। टोल टैक्स भी लगता ही है, टोल टैक्स लिखा हुआ नहीं है, वो भी तो लगता ही है। ठीक है जी, चलो फिर भी स्टाम्प ड्यूटी इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is or are the taxes levied on the इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इस तरह इन्होंने लिख दिया है, वैसे एग्जाम में नहीं लिखा, सेल्स विद इन स्टेट। ठीक है, हमें पता है जब हम कहते हैं इंटर, स्पेलिंग देख लेना भाई, इंटर स्टेट सेल,
या इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि सप्लाई वर्ड होना चाहिए। जब आप दूसरे राज्य को माल बेचते हो, जब आप दूसरे राज्य या दूसरी यूटी को माल बेचा करते हो तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, और ऐसे में आईजीएसटी वसूला जाता है। लेकिन जब अपन कहते हैं इंट्रा, इसकी हिंदी में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए आप इंटर और इंट्रा से ही पढ़ना लेकिन व्हेन वी से इंट्रा, स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब होता है सेम स्टेट। राजस्थान का बंदा राजस्थान को माल बेचे, पंजाब वाला पंजाब को बेचे, तमिलनाडु वाला तमिलनाडु को बेचे, अगर ऐसा कुछ है तो वो इंट्रा स्टेट सेल है। और इंट्रा स्टेट सेल पे आपको एसजीएसटी वसूल करना है और साथ ही साथ सीजीएसटी वसूल करना है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूटी जीएसटी वसूल करना है और साथ ही साथ सीजीएसटी वसूल करना है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपकी सप्लाई इंट्रा स्टेट है यानी सेम स्टेट है तो आपको अपने कस्टमर से ये वसूल करना है। जैसे सपोज करो आपका 18% जीएसटी लेने का इरादा है तो 9% सीजीएसटी लिया जाएगा और 9% एसजीएसटी या यूटी जीएसटी दोनों में से एक टैक्स लगेगा, वो लिया जाएगा। और अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं यानी अदर स्टेट को सप्लाई कर रहे हैं तो आपको सामने वाले कस्टमर से सीधा 18% जीएसटी लेना है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर सेम स्टेट को सप्लाई की जाती है तो आप क्या करेंगे, तो आप ये वाला टैक्स वसूल करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है जी, ठीक है। और ये तो हमेशा है ही है, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है आप क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कर लिया करो, मेरी कमेंट्री का इंतज़ार नहीं किया करो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लिवाइड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप दूसरे देश से गुड्स मंगाओगे या सर्विसेज इंपोर्ट करोगे तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता। आप दूसरे राज्य से माल मंगाओगे, इसका मतलब है आप उसे इंडिया में कंज्यूम करोगे, एंड सिंस इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स तो आपको आईजीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो जो भी आयातक है, इंपोर्टर है, जब वो माल मंगाएगा तो क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले माल आपका कस्टम स्टेशन पे आएगा। कस्टम स्टेशन पे आप कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस अगर है तो वो चुकाएंगे। उसके बाद आप माल छुड़ा के, जिसको क्लियरिंग कराना बोलते हैं, तब वो आप माल क्लियरिंग करा के ला पाओगे जब आपने कस्टम ड्यूटी और जीएसटी वगैरह चुका दिया होगा, आईजीएसटी चुका दिया होगा। ठीक है जी, चलो इसका आंसर सी रहा। हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासिफाइड अंडर जीएसटी रिजीम। वेल देखो, अगर कोई वस्तु आती है, सपोज करो कि आपने मान लीजिए कि बादाम बेचे, ठीक है, तो अब बादाम बेचे तो उस पर कितना जीएसटी होगा, तो पहले से ही सारी वस्तुएं जितनी भी हो सकती है ना उन सबको दर्ज कर लिया है अलग अलग चैप्टर्स में, उनको फिर सब चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके सारी चीज़ों को लिख दिया गया है और सभी चीज़ों का HSN कोड और आपका SAC कोड बना दिया गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए आंसर रहेगा। SAC, जब आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आपके लिए SAC कोड मैटर करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड, और HSN का मतलब है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जैसे आप ये सोचो ना, कभी आप मेडिकल की दुकान पे जाते हो और वो बिल बनाता है तो फटाफट कैसे बिल बनाता है, या कभी आप उसका बिल देखना जो कंप्यूटराइज बिल आता है उसमें एक कोड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर वस्तुओं और सेवाओं पे कितना कितना टैक्स लगेगा, इसके लिए आपके HSN कोड और SAC कोड काम आया करते हैं। इसका आंसर ए रहेगा। एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि HSN कोड, जैसे मान लो एक 10 डिजिट का HSN कोड है, तो ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं ये चैप्टर को बताते हैं, अध्याय को बताते हैं। उसके बाद अगले 2 हेडिंग या शीर्षक को बताते हैं, उसके अगले 2 सब हेडिंग को बताते हैं, उसके अगले 2 रीजनल टैरिफ को बताते हैं, टैरिफ मतलब टैक्स की रेट, और उसके लास्ट के जो 2 हैं वो नेशनल टैरिफ को बताते हैं। तो एक 10 डिजिट का HSN कोड इस तरह से ब्रेकअप हुआ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी मॉडल इज अडेप्टेड इन इंडिया। ये एक तरह से क्वेश्चन आ गया है, हमने ऑस्ट्रेलियन मॉडल को अपनाया है नहीं,
हमने बागची पौधार मॉडल को अपनाया है? नहीं। हमने डुअल मॉडल को अपनाया है? बिल्कुल। हमने अमेरिकन मॉडल को अपनाया है? नहीं। एक बार फिर उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जीएसटी का एक मॉडल हो सकता है नेशनल जीएसटी। नेशनल जीएसटी में क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सारा जीएसटी वसूल करने का काम करेगी, यानी किसी ने भी किसी को बेचा खरीदा वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी वसूल करेगी, सीजीएसटी वसूल करेगी। ये कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में चलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जीएसटी का मॉडल स्टेट जीएसटी भी हो सकता था। उसमें जिस स्टेट में माल खरीदा जाएगा बेचा जाएगा, जिस प्रोविंस प्रांत में माल खरीदा जाएगा बेचा जाएगा, वहाँ की गवर्नमेंट जो होगी, लोकल गवर्नमेंट, वो जीएसटी वसूल करेगी। ये प्रणाली यूएसए अमेरिका में है। एक हो सकता है नॉन करंट डुअल जीएसटी। अब नॉन करंट डुअल जीएसटी में क्या होगा कि जीएसटी ऑन गुड्स, अगर माल बेचा जाएगा तो उस पर स्टेट जीएसटी वसूल करेगा, और सर्विसेज दी जाएंगी तो उस पर सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी वसूल करेगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ है कॉन्करेंट डुअल जीएसटी। हमारे यहाँ स्टेट भी जीएसटी वसूल करता है और सेंटर भी जीएसटी वसूल करता है। और ब्राज़ील और कनाडा के बाद भारत में भी जब ये आया था तो यही प्रपोजल लाया गया था कि भारत में भी दोहरा जीएसटी मॉडल अपनाया जाएगा। तो हमारा आंसर इसका सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम? अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्राई करता हूँ आपको एक अलग तरीके से समझाने की। ठीक है, देखिएगा, जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जीएसटी में 3 तरह के प्लेयर होते हैं। जीएसटी में 3 तरह के प्लेयर होते हैं। एक होता है, सबसे पहले चलो अपन लिखते हैं, छोटा हाथी। एक होता है आपका मीडियम हाथी, और एक होता है आपका बड़ा हाथी। ठीक है, ये 3 तरह के प्लेयर होते हैं। अच्छा, यूँ समझो कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख तक है, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1 साल का, सेल्स कह लो, ठीक है ना, सेल्स से थोड़ा बड़ा वर्ड होता है टर्नओवर। अगर 40 लाख तक है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हो। अगर आपकी सेल साल भर की 40 लाख के अंदर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप मस्त रहो। ठीक है। अब अगर किसी की सेल या कहें टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो पहली बात है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगेन उसको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे। वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, और वो चाहे तो इनवॉइस सिस्टम में जा सकता है। दोनों में क्या फ़र्क है? इनवॉइस सिस्टम में जाने में वो हर बात का, हर सेल का, हर सप्लाई का बिल काटेगा, हर बात का बिल काटेगा और हर कस्टमर से जीएसटी वसूल करेगा। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं जिन्होंने जीएसटी के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के बाद इनवॉइस वाला सिस्टम लिया है, वो हर सेल पे कस्टमर से जीएसटी चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे एक मझोले हाथी होते हैं जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेकिन जिनका टर्नओवर 150 लाख या कहें 1.5 करोड़ के अंदर है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। कंपोजिशन स्कीम की खासियत ये होगा कि वो कस्टमर से जीएसटी नहीं वसूल करेगा, और कस्टमर को हम एक निश्चित दर से गवर्नमेंट को हम निश्चित दर से जीएसटी का भुगतान करेंगे। वो दर कितनी है वो अभी आने वाली स्लाइड्स में आ जाएगा, पर मोटे तौर पे बात आप ये समझ लीजिए कि ये होता है अनरजिस्टर्ड प्लेयर जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये होता है आपका मीडियम साइज प्लेयर। 80% से लेकर 90% तक भारत के जो व्यापारी हैं वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किए हुए हैं। ठीक है, और ऐसे भी प्लेयर हैं 10 से 20% ऐसे लोग भी हैं जो बड़े हाथी हैं और वो हर ट्रांजैक्शन पे बिल काटा करते हैं। ठीक है, चलो अभी अपन उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी लिमिट है जिसमें बंदा कंपोजिशन स्कीम के तहत जा सकता है। तो 1.5 करोड़,
अगर किसी का टर्नओवर पिछले साल में, जैसे सपोज करो अभी जो वर्ष चल रहा है वो है 25-26, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तारीख है 14 अगस्त 2025, अभी ईयर रनिंग है 25-26, और ऑब्वियस ये बात है इससे पहले प्रीवियस ईयर था 24-25। तो अगर प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर सपोज करो 80 लाख रुपए था, तो मैं इस साल के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा ट्रांजैक्शन पिछले साल 120 लाख रुपए था तो भी मैं कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता हूँ, लेकिन पिछले साल मेरा ट्रांजैक्शन 160 लाख रुपए हो गया था, यानी 1,60,00,000 रुपए हो गया था, तो फिर मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। अब मैं बड़ा हाथी कहलाऊँगा और मुझे हर सेल पे कस्टमर से जीएसटी वसूल करना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो 1.5 करोड़ रुपए आपको याद रखना है। पहले ये लिमिट 1 करोड़ हुआ करती थी, उसको 1 करोड़ से बढ़ाकर अब 1.5 करोड़ करा दिया गया है। हालांकि जो कुछ चुनिंदा राज्य हैं वहाँ ये लिमिट 1.5 करोड़ नहीं है। जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले मेघालय है ना, त्रिपुरा, इस तरह वाले राज्य हैं, तो वहाँ पे 75 लाख रुपए है। यानी क्या कि अगर आप वहाँ पे, चूंकि वो छोटे स्टेट्स हैं, अगर वहाँ आप 75 लाख रुपए की सेल्स को क्रॉस कर लोगे तो आप बड़े हाथी कहलाओगे और फिर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हो तो क्या होता है, तो आपको 1% गवर्नमेंट को कंपोजिट टैक्स चुकाना पड़ता है। मतलब क्या, सपोज करो मैं हूँ और मैंने मान लीजिए 60 लाख रुपए की सेल की और मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है, तो इसका मतलब है मुझे 60 लाख रुपए का 1%, 60 लाख रुपए का 1%, 60,000 रुपये कंपोजिट टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसमें से आधा सेंट्रल जीएसटी कहलाएगा, आधा स्टेट जीएसटी कहलाएगा। आपको ये लगेगा कि अच्छा हम कस्टमर से नहीं लेंगे, यस, हम कस्टमर से जीएसटी नहीं वसूल करेंगे, लेकिन हमें गवर्नमेंट को हमारी सेल का 1% कंपोजिट टैक्स के रूप में जमा कराना पड़ेगा। और अगर हम रेस्टोरेंट हैं तो हमें 5%, रेस्टोरेंट में भी ऐसा जो हम अल्कोहल यानी शराब सर्व नहीं करते, तो हमें 5% जीएसटी कस्टमर से हम नहीं लेंगे, लेकिन हमें सामने वाले से सामने गवर्नमेंट को जमा कराना है। और अगर हम बाकी कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके अलावा, तो हमें 6% गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, कस्टमर से हम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अभी तो आपको 1.5 करोड़ याद कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जरूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं। कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैंपल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं, कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। अ पर्सन कैन कलेक्ट टैक्स ओनली इफ ही रजिस्टर्ड। सही बात है, वही आदमी कस्टमर से जीएसटी ले सकता है जो एक रजिस्टर्ड है। फिर बाकायदा वो एक बिल काटेगा, उस बिल पे
आपका जो GSTN नंबर है वो नंबर होगा। तो ये बात जो लिखी है वो ट्रू है। रजिस्टर्ड पर्सन नॉट लायबल टू कलेक्ट टैक्स टिल हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट, नहीं। अगर एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए और आपने कंपोजिशन स्कीम नहीं लिया और आप बड़े हाथी वाली कैटेगरी में आ गए, तो फिर जैसे ही साल शुरू होगा, जैसे ही आप सेल करेंगे, जब भी आप सेल करेंगे, तो आपको कस्टमर से GST लेना ही है, ठीक है। तब किसी लिमिट के होने का इंतज़ार नहीं करना है। अ पर्सन कैन कलेक्ट द टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, नहीं। अगर आपने समझो GST के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है और आपको एक प्रोविजनल नंबर मिल गया है, तब तक आप GST नहीं ले सकते। तब GST नहीं ले सकते। आप जब रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो ही आप GST ले सकते हैं। ये मैंने एक टैक्स इनवॉइस बताया है कि किसको, जिसको अपन पक्का बिल बोलते हैं। जैसे ऐसे समझने की समझो, इसमें सुरभि हार्डवेयर बेंगलोर के हैं, ये सप्लायर हैं, माल बेचने वाले हैं। इनका GSTN नंबर कोट कर रखा है। ये जनरली 15 डिजिट का होता है और इसमें बीच के जो 10 डिजिट होते हैं वो पैन नंबर होता है। तो आगे के 2 छोड़ दो, पीछे के 3 छोड़ दो, तो बीच के जो 10 डिजिट होते हैं वो पैन नंबर के डिजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने माल जो बेचा है वो किरण एंटरप्राइज को बेचा है और इन्होंने बिल काटा है, कोई 12 mm करके चीज़ है, उसे काटा है। उसका ये HSN या SAC कोड जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ लिखा है 1005। 7 नग बेचे हैं 3500 रुपये के। और आपके जो बिल में उसमें क्लियर उल्लेख होता है कि कितना GST आपने काटा है। ये इनवॉइस बना हुआ है ना, इसको देखो, टैक्स इनवॉइस बोला ना। आपने उससे 315 GST लिया, आपको लगेगा कितना लिया है, तो नीचे डिटेल आ रही है अलग से GST की कि आपने कुल 18% GST लिया है। इसमें 9% जो है वो सेंट्रल GST है, 9% जो है वो स्टेट GST है। कुल 630 रुपये GST लिया गया है और कस्टमर 4130 रुपये हमें दे के जाएगा। ये जो टैक्स है वो हमारे लिए आउटपुट GST कहलाएगा। जो बेचने वाला है सुरभि हार्डवेयर, उसके लिए ये आउटपुट GST कहलाएगा। और ये जो किरण एंटरप्राइज है, अगर वो इसको फर्दर सेल करने वाली है, अगर वो इसको आगे जाके बेचने वाली है, तो इसको इनपुट GST कहेंगे, ठीक है। बेचने वाले के लिए आउटपुट GST, खरीदने वाले के लिए इनपुट GST होता है, ठीक है। होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसका आंसर A था, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अच्छा आंसर नहीं आया, ओह आंसर रह गया दिखता है, चलो कोई नहीं, ए आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर GST, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और एक बार वापस देख लीजिए, वो ये बताया था आपको कि 40 लाख रुपए तक आपको, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, यानी जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेयर हैं जो कि खरीदने बेचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। यानी अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट, किसी तरह की कर मुक्त सीमा, एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। आपको मैंडेटरीली अपना GST रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी लिमिट 20, 40, 75 लाख ऐसे कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हाउ अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी अब किसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आई गई, उसका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया। हालांकि एक बात बता दूं, अगर किसी का टर्नओवर 40 लाख से कम है, वो भी चाहे तो अपना GST के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पर जनरली जब तक बंदे का टर्नओवर ज़्यादा नहीं होता है तो वो माथाफोड़ी क्यों ही लेगा। एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो दुनिया भर के रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। तो इसीलिए खैर, मान लो कि आपके ऊपर ऐसी नौबत आ गई, नौबत तो आ गई क्या, भगवान की दया है, आपका जो सालाना टर्नओवर है वो 40 लाख को क्रॉस कर गया, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये वाला फॉर्म है GST रजिस्ट्रेशन GR1, ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे जाके, और वहाँ आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही सबमिट करने होंगे। यानी एक ज़माना था जब हम सेल टैक्स ऑफिसर जो हमारे क्षेत्र का होता था उसके पास जाते थे और जैसे
मैं राजस्थान का हूँ तो एक RST नंबर होते थे, राजस्थान सेल टैक्स नंबर, और एक CST नंबर होते थे, सेंट्रल सेल टैक्स नंबर, वो लेके आने पड़ते थे। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो इलेक्ट्रॉनिकली GST रजिस्ट्रेशन REG 01 नाम का नंबर का फॉर्म है, फॉर्म नंबर से चलते हैं, वो वाला फॉर्म आपको भरना है, सिंपल। ठीक है। और एक और बात, ये तो पहले ही मैंने कर दी कि अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो 40 लाख रुपए तक के टर्नओवर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको 20 लाख रुपए तक की बिजनेस पे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कुछ विशिष्ट राज्य हैं, विशिष्ट राज्य का जिनको दर्जा मिला हुआ है, वहाँ पे ये लिमिट्स आधी हो जाती हैं। वो कौन से स्टेट से, नाम सुन लो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 3 तो M से ही हैं, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, आसाम। इनमें आपकी जो लिमिट्स है वो आप देख लो एक बार, लिमिट्स 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए है ना। यहाँ पे जो लिमिट्स है वो 20 लाख और 10 लाख रुपए की लिमिट्स है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गई होगी बात। आधी लिमिट्स है ना, सिंपल याद रख लो। नेक्स्ट, कैन अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट? ये भी आपको समझना पड़ेगी बात। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसमें और नया कैसे, ठीक है यहाँ पे प्लस, हाँ देखो, सपोज करो मैं एक मीडियम साइज हाथी हूँ। मैंने बता दिया कि मीडियम साइज हाथी का मतलब क्या है, कि मेरा टर्नओवर मान लो पिछले साल 80 लाख रुपए था और मैंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, मेरा नाम V है, ठीक है, मैं दिल्ली से माल लाता हूँ और उसके बाद जयपुर में या कहीं अजमेर में रहता हूँ और मैं अजमेर में माल बेचता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मैंने दिल्ली से 1 लाख रुपए का माल खरीदा, सामने वाला मेरे से 18% का IGST वसूल करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिल्ली वाले ने राजस्थान वाले को माल बेचा, स्टेट चेंज हो गया तो IGST वसूल करेगा। वो 1 लाख रुपए का माल मेरे को 1,18,000 रुपए का मिलेगा। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे आया और मैं इस माल को अजमेर वालों को बेचूंगा। लेकिन याद रखना है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं अजमेर वालों से GST वसूल नहीं कर सकता। अगर मैं बड़ा हाथी होता तो बिल काट के इनसे GST ले सकता था, लेकिन अब मैं इन लोगों से GST वसूल नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश करूंगा, ये बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए है, कि मैं कोशिश करूंगा कि इस माल को मैं 1,30,000 में बेचूं या उससे ज़्यादा में बेचूं, क्योंकि फिर मैं जितनी सेल करूंगा उसका 1% मुझे गवर्नमेंट को कंपोजिट टैक्स के रूप में जमा कराना होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम के तहत खुद का रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो मैं जहाँ से परचेज़ करूँगा वो तो मुझसे GST वसूल करेगा, लेकिन मैं फर्दर सेल करते समय अपने कस्टमर से GST नहीं ले सकूँगा। ठीक है, होप मैं आपको समझा पाया। क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था कि 1% जिसने कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा रखा है, क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? पहले हाँ, ये बताना भूल गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। 1 मिनट के लिए मानिए कि मैं बड़ा हाथी होता। अगर मैं बड़ा हाथी होता और मैंने यहाँ पे मान लो ये वाला माल 1.5 लाख रुपए में बेचा, जो माल मैं दिल्ली से 1 लाख रुपए का लेके आया वो माल मैंने 1.5 लाख रुपए में बेचा, और अगर मैं बड़ा हाथी होता तो 18% के हिसाब से 15,000 और 12,000 27,000 का GST वसूल करता। जो 27,000 का GST में वसूल करता उसको आउटपुट GST बोलते, और मैंने प्रीवियस स्टेज पे जो GST चुकाया है समथिंग 18,000 रुपये, उसे इनपुट GST बोलते। फिर मैं इसे एडजस्ट कर लेता और फिर मैं गवर्नमेंट को 9,000 रुपये चुकाता। कि सर समझ में नहीं आया। अगर मैं बड़ा हाथी होता, कस्टमर से GST वसूल करने की ताकत रखता, GST वसूल करता, तो उसे आउटपुट GST कहते, और पिछले ओवर में यानी पीछे परचेज करते समय जो मैंने GST चुकाया उसकी मुझे क्रेडिट मिल जाती। इस लेस कर पाने की क्षमता को बोलते हैं क्रेडिट लेना। 18,000 रुपये की लेस कर पाता और 9,000 रुपये का नेट GST मुझे चुकाना पड़ता। ठीक है, तो बड़ा हाथी ITC एंजॉय कर सकता है,
इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स परचेज पे चुकाए हुए टैक्स को एडजस्ट करने की क्षमता को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। तो जो इन्वॉइसिंग स्कीम में गया हुआ है, जो टैक्स इन्वॉइस स्कीम में गया हुआ है, वो ऐसा कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम वाला बंदा ना तो परचेजर से जीएसटी वसूल करता है और ना उसे पुराना चुकाया गया टैक्स कहीं से एडजस्ट करने की मोहलत या इजाज़त मिलती है। ये चुकाया गया टैक्स आपकी लागत का हिस्सा बन जाता है। एक अकाउंटेंट को एक क्लियर समझ होना चाहिए कि इस 18,000 को वो आगे जाके एडजस्ट कर पाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। कंपोजिशन की स्कीम में आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। ठीक है, थोड़ा मैंने ज़्यादा समझाया। तो अब ये क्वेश्चन अब तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। क्या एक पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है वो इनपुट टैक्स की क्रेडिट ले सकता है? नहीं, वो इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं ले सकता। इसका आंसर बी रहने वाला है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बार और इसको ज़रा सा और देख लीजिए। जैसे इसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जैसे मिस्टर श्याम है जो कि मैन्युफैक्चरर है और इन्होंने कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रखी है, तो समझो ये बड़े हाथी हैं। अगर ये बड़ा हाथी है, ये मिस्टर राम को 10,500 रुपये का माल बेचता है। इसमें 10,000 रुपये तक का तो माल है और 500 रुपये जीएसटी है। तो ये बड़ा हाथी क्या करेगा? बड़े हाथी ने इससे जीएसटी वसूल किया और ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा देगा। इसका काम क्या है? ही हैव टू कलेक्ट द जीएसटी फ्रॉम राम, परचेजर से इसने जीएसटी वसूल किया। ही हैव टू डिपॉजिट द जीएसटी एज पर द कैलकुलेशन ऑफ नेट पेबल। अब आ जाओ इसके पर। इस कहानी में मिस्टर राम एक ऐसा ट्रेडर है जो कंपोजिशन स्कीम में है और उसने वो जो माल यहाँ से लाया था वो राधा को 12,000 में बेच दिया। ये राधा मैडम दिख रही है आपको? राधा मैडम को उसने ये माल 12,000 में बेच दिया। इसका क्या काम है? एक तो ये इधर जीएसटी दे के आएगा और इस 12,000 पे इस आंटी से जीएसटी नहीं वसूल करेगा और जो भी 1% बनता है वो 1% ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं? इसको एक तो परचेज के समय सप्लायर को जीएसटी देना पड़ेगा। ये जो 500 रुपये इसने दिए वो समझो डूब गए, उस 500 रुपये की कोई भरपाई, कोई एडजस्टमेंट, कोई वसूली नहीं होगी। वो कस्टमर राधा से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता और उसको 1% या 5% जैसी भी स्थिति हो, रेस्टोरेंट के केस में 5% और नॉर्मल ट्रेडर के केस में 1% जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। राधा इस कहानी में अल्टीमेट कंज्यूमर है। ये 12,000 रुपये में माल खरीद के आई है और ये 120 रुपये गलत लिखा हुआ है। इसको 120 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, ये 12,000 रुपये ही इसको देगी, इतना ही होगा। ओके, चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ाएं। When does liability to pay GST arise in case of supply of goods? ओके, तो एक बार इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे यूँ समझो कि एक कस्टमर आज 14 अगस्त को मेरे पास आया, है ना? 14 अगस्त को मेरे पास आया और उसने मुझसे माल मांगा और मैंने उसका बिल बना दिया। ठीक है, तो बिल मैंने बनाया 14 अगस्त को और 16 अगस्त को मैंने माल उसको डिस्पैच किया, रवाना किया 16 अगस्त को, और उसका पेमेंट मुझे 18 अगस्त को मिला। ये यहाँ पे मुझे अमाउंट रिसीव हुआ। तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी कब मानी जाएगी? इनमें से विच एवर इज़ अर्लियर, इन तीनों में से जो भी पहले हो उस दिन आपकी जीएसटी लायबिलिटी मानी जाएगी। यानी ये आपके 14 अगस्त के टर्नओवर में काउंट होगी। या मैं इसको अब दूसरे तरीके से बताऊं, सपोज़ करो इस क्वेश्चन में हमें एडवांस 10 अगस्त को ही मिल गया होता, यानी बाकी सब बातें सही हैं, हमें जो पैसा है वो 10 अगस्त को ही मिल गया होता, तो बिल तो भले 14 अगस्त को कटा है, लेकिन जीएसटी के पर्पस से
जो टैक्सेबल इवेंट होती है, जिसको कर योग्य घटना बोलते हैं, वो कर योग्य घटना 10 अगस्त को हो चुकी है। तो मैं जो समझाना चाहता था मैंने बोल दिया। अब क्वेश्चन ये कहता है मुझे कि जब आप व्हेन डज लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइज, आपका अगर आप माल की आपूर्ति करते हो तो जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व कब उत्पन्न होता है? बिल बनाने पर, माल सप्लाई के समय, भुगतान प्राप्त होने पे, या इनमें से जो भी पहले हो। तो इनमें से जो भी घटना पहले हो उस दिन आपका दायित्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी, चलिए डी आंसर रहा। नेक्स्ट, ये भी अब समझने जैसी चीज़ है। व्हाट इज़ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन जीएसटी सिस्टम? जीएसटी के अंदर पेमेंट की डेट कैसे डिटरमिन होती है? अगेन आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करो किसी आदमी ने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया 9 अगस्त को। मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में अब उसने फ़ोन करके बताया। तो मैंने जो एक एंट्री चढ़ानी होती है, सपोज़ कीजिए बैंक DR टू, उसका नाम मान लो रवि है, तो मैंने जो बैंक टू रवि करके एंट्री डाली वो मैंने 14 अगस्त को डाली, लेकिन पेमेंट तो 9 अगस्त को ही हो गया। तो अगेन इसमें भी विच एवर इज़ अर्लियर का नियम है। इनमें से जो भी डेट पहले की होगी उसे डेट ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा। अब डेट ऑफ रिसिप्ट क्यों मैटर करती है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने कहा कि आपको एक तो देखनी है डेट ऑफ इनवॉइस, एक आपको देखनी है डेट ऑफ सप्लाई, और एक आपको देखनी है डेट ऑफ रिसिप्ट। तो इनमें से आपको विच एवर इज़ अर्लियर की ज़रूरत पड़ती है। अगेन इस रिसिप्ट की तारीख कौन सी होगी? रिसिप्ट की तारीख यूं होता है, जस्ट अ मिनट, चलो अच्छा ये ले लेते हैं। तो रिसिप्ट की तारीख कौन सी होती है? आपके अकाउंट में पैसा आने की तारीख, या आपने जब उसे बुक्स में रिकॉर्ड किया उसकी तारीख। इसे उल्टा भी कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके अकाउंट में पैसा आया 14 अगस्त को, या यूं समझो कि आपने बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया 14 अगस्त को ही, और पैसा आपके खाते में आया सपोज करो 16 अगस्त को। यानी जो सचमुच आपका खाते में पैसा क्रेडिट हुआ वो 16 अगस्त को हुआ, लेकिन अगर आपने बुक में एंट्री 14 अगस्त को कर ली है तो इस 14 अगस्त को डेट ऑफ रिसिप्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो इसमें भी विच एवर इज अर्लियर है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है जीएसटी प्रणाली में भुगतान को प्राप्त करने की तारीख कौन सी होती है? तो पुस्तकों में प्रविष्ट करने की तिथि या बैंक में क्रेडिट होने की तिथि, दोनों में से जो भी पहले हो तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। वेदर क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स कैन बी टेकन इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। ये भी अगेन बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी आज इसकी। देखिए, हम जो माल मंगाते हैं, अगर हमने माल मंगाया है तो उसे इनपुट कहते हैं। ठीक है, और अगर हमने जैसे कोई मशीन वगैरह मंगाई है तो उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। शुरू में जब जीएसटी आया था तो थोड़े पंगे थे कि क्रेडिट किसकी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वगैरह वगैरह करके पंगे थे। लेकिन अब चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। अब स्थिति यह है कि अगर आप माल मंगाओगे तो भी आपको क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट हाथों हाथ मिलेगी, और अगर आप मशीन वगैरह मंगाओगे जो कि भारी आइटम होती है जिस पर टैक्स की रकम भी भारी होती है तो भी उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको आराम से मिलेगी। मशीन वगैरह को ही हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, और अब उसकी क्रेडिट में कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप क्लेम कर सकते हो। कहता है कि क्या पूंजीगत वस्तुओं की क्रेडिट माल को प्राप्त होने पर तुरंत ली जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। आपको इसका इंतज़ार यूँ नहीं करने की ज़रूरत है कि जब हम कैपिटल गुड्स को यूज़ करेंगे तब क्रेडिट लेंगे, या जब हम बुक्स में उसे कैपिटलाइज करेंगे तो उसकी क्रेडिट लेंगे। आपके पास अगर मशीन आ गई है, इनवॉइस आ गया है, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। इसका आंसर हाँ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अवेल क्रेडिट ऑन इनपुट्स? ठीक है, इनपुट क्रेडिट करने का मतलब समझ रहे हो ना आप? एक बार मैं फिर बता दूं, हम यहाँ खड़े होते हैं,
हम यहाँ परचेज करते हैं और यहाँ सेल करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। 1 लाख रुपए का आपने माल परचेज किया, 18% आपने जीएसटी चुकाया, आप वहाँ पे 1,18,000 रुपये दे के आए। इसके दो हिस्से होते हैं, 1 लाख अलग होता है, 18,000 अलग होता है। इस माल को आपने 1,20,000 रुपये में कस्टमर को बेच दिया। आपने यहाँ भी इस बंदे से 18% जीएसटी वसूल किया। आपने 12,000 और 9600 21,600 रुपये जीएसटी वसूल किया। आपने कुल मिला के इस कस्टमर से 1,41,600 रुपये चार्ज किया होगा, लेकिन इसके दो हिस्से होंगे। इसमें से 1,20,000 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है और 21,600 रुपये आपने जो लिया उसे आउटपुट जीएसटी कहेंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 21,600 रुपये हमने इससे लिए हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को कितने जमा कराएंगे? गवर्नमेंट को हम समझाएंगे कि सर हमने 21,600 रुपये वसूल ज़रूर किए हैं, लेकिन 18,000 तो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। सरकार हम आपको 18,000 रुपये तो ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, ये कैसे बंद होगा भाई? हाँ सॉरी, 18,000 तो हम आपको दे चुके हैं, बाकी हम 3,600 रुपये ही जमा कराएंगे। ये क्रेडिट आप कब ले सकते हो? जब पहली शर्त यह है कि आपको माल मिल चुका हो। वो तो इस कहानी में जो मैंने बताया उसमें तो हुआ ही है कि हमने माल परचेज़ किया है फिर सेल किया है। तो जब हमें माल मिल चुका हो, उसका जो डॉक्यूमेंट या बिल है वो मिल चुका हो, ये दोनों ही चीज़ें मिल चुकी हों, तो फिर आप पिछली स्टेज पे चुकाए हुए जीएसटी की क्रेडिट ले सकते हो। तो ये दोनों काम होने पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन में एक बार और ये चीज़ आएगी तो आपको और समझ में आ जाएगी। कहता है इन केस सप्लायर हैज़ डिपॉजिटेड द टैक्स बट द रिसीवर हैज़ नॉट रिसीव्ड द गुड्स, इज रिसीवर एंटाइटल्ड टू अवेल क्रेडिट? ओके, टफ क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा आप। ठीक है, अगेन हम यहाँ खड़े हैं बीच में। हमने दिल्ली से माल खरीदा और हमने ये भी कि महाराष्ट्र के बंदे को माल बेचा। ओके, देखो हुआ ये कि यहाँ से हमारे पास इनवॉइस आ गया। इस बंदे ने हमसे जो जीएसटी वसूल किया वो जीएसटी इसने गवर्नमेंट को चुका दिया। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास इससे क्या बिल तो आ गया लेकिन गुड्स नहीं आया। अगर आपके पास गुड्स नहीं आया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। इस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर जो हमारा सप्लायर है उसने अगर जीएसटी का पैसा जमा करा भी दिया है, लेकिन जो रिसीवर है यानी जो हम हैं, अगर हमें माल अभी तक नहीं मिला है, तो क्या हम इस बिल में जो रकम दिखी हुई है जीएसटी की, बहुत सारी फर्में या बहुत सारे सीए भी इस बोगस गेम में उलझे हुए हैं जहां फर्जी बिल बना लिए जाते हैं। मतलब कोई माल इधर से उधर जाता ही नहीं है, बस फोकट का वो बिल बना देते हैं, उसके बेसिस पे इनपुट लेने की कोशिश की जाती है। तो नहीं, इसका आंसर का नहीं, चूँकि 16(2) में जो कंडीशंस बताई गई हैं उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको बीजक के साथ साथ माल का प्राप्त होना भी ज़रूरी है। वो नहीं हुआ है, इसलिए इस केस में रिसीवर को जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप। कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट्स कैन बी अवेल्ड इन। तो आजकल तो ये पहले सिंपल बात है, अगर हम माल खरीदते हैं उस पे जो हमने टैक्स चुकाया है उसकी क्रेडिट हमें तुरंत मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हमने मशीन वगैरह खरीदी है उस पे जो हमने जीएसटी चुकाया है उसकी क्रेडिट भी हमें तुरंत मिल जाएगी। यानी आजकल एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में आपको जीएसटी की क्रेडिट मिल जाती है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए मैं एडिशनल बातें बता रहा हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्या ज़रूरी है? रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पहली बात तो आपको तभी मिलेगी जब आपने खरीदे हुए माल को बिजनेस के लिए यूज़ किया हो, यानी आपने उस माल को बेचा हो या बिजनेस के लिए यूज़ किया हो। एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलती है, यानी कभी भी आप माल खरीदोगे
और उस माल को खरीद के आप उसे पर्सनल यूज़ में लोगे या बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी एक तो उसका बिजनेस यूज़ होना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जब आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस या वैलिड डेबिट नोट आपको पास हो, तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। यानी आपका प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए। उसके अलावा ये वाली धारा जो बता रहा था, आपको क्रेडिट तभी मिलेगी जब माल आपको रिसीव हो चुका हो, माल या सेवा जो भी आपने ली हो वो आपको मिल चुकी हो। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जहाँ से आप माल लेके आए हो, जिसको आपने जीएसटी चुकाया है, उसने जीएसटी गवर्नमेंट को चुका दिया हो। भले मतलब हमने नहीं चुकाया हो, पर उसने, सप्लायर ने बिल में दिखाया हुआ जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करा दिया हो। ये भी ज़रूरी है आईटीसी लेने के लिए। और इसके अलावा आईटीसी लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये सारी शर्तें पूरी होने पे ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकोगे, वरना नहीं ले सकोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न द इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इसे यूँ समझिए, जैसे सपोज कीजिए हम हैं, है ना, और हम मान लीजिए कपड़े की हमारी फैक्ट्री है। उस कपड़े की सपोज कीजिए रंगाई के लिए या सिलाई के लिए, कपड़े की रंगाई या सिलाई के लिए हमने उसे वर्कर्स के पास भेजा। तो हमारी फैक्ट्री में से कपड़ा निकल के रंगाई के लिए, स्टिचिंग के लिए बाहर गया। अगर आप ये कह रहे हो कि हमने इसे जॉब वर्क के लिए भेजा है, तो फिर वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए। और अगर आपने कैपिटल गुड्स भेजा है, तो वो कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो इस भेजे गए माल को सप्लाई मान लिया जाएगा और आपसे जीएसटी वसूल किया जाएगा। तो नियम ये याद रखना है कि अगर आपने इनपुट गुड्स यानी माल जॉब वर्कर्स के पास भेजा है, तो 1 साल के अंदर वहाँ से वापस मंगा लो। नहीं मंगाओगे तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, और उसे जिस दिन जॉब वर्कर को माल मिला है उस दिन से ही उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। कैपिटल गुड्स के केस में ये 3 साल की लिमिट है। इस क्वेश्चन में इनपुट था, इसमें आपने माल भेजा था, इसलिए 1 साल की लिमिट है। 1 साल के अंदर माल आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंपोजिट सप्लाई। वेल, अब एक फंडा ये है, मतलब हाँ, एक बात आप ये कहिए कि मैंने जैसे बहुत एक लड्डू क्वेश्चन से शुरू करके मैंने कहा था कि एडवांस लेवल, ये इतना भी एडवांस नहीं है पर एक ठीक ठीक लेवल है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम ये 25 क्वेश्चन देख लेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 25 क्वेश्चन करने से आपको कहूँगा मैं 1% कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप 250 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको 10% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आप जीएसटी के 2500 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इसीलिए हम हमारा क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट पेपर सजेस्ट आपको करते हैं। चलो अब आ जाते हैं अपने बात पे। देखो, सप्लाई के अंदर 2 शब्द हैं। एक होता है कंपोजिट सप्लाई, और एक सप्लाई होती है मिक्स्ड सप्लाई। जब आप जानबूझ के चीज़ों की मिक्सिंग करते हो, याद कीजिए त्योहार का समय है, दिवाली का समय है, और गिफ्ट हैम्पर है। एक गिफ्ट हैम्पर में क्या होता है? चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ड्राई फ्रूट, कुकीज़, नमकीन का पाउच मान लीजिए। ठीक है, ये 4-5 चीज़ों का मैंने गिफ्ट हैम्पर बना दिया। अब मिक्स्ड, ये चीज़ें अलग अलग बेची जा सकती थी, हाँ, फिर भी हमने इनको एक साथ बेचने की कोशिश करी, तो इसे मिक्स्ड सप्लाई का मामला कहेंगे। इसमें अगर सपोज करो चॉकलेट पे जीएसटी 28% है, कोल्ड ड्रिंक पे मान लो 18% है, इस पे 5% है, इस पे मान लो 1% है, और इस पे 0% है। यानी ये अलग अलग होती तो इन पे अलग अलग जीएसटी होता। लेकिन अगर आपने इनको बंडल के रूप में बेचना की कोशिश करी, पर चूंकि ये नेचुरली बंडल नहीं है, तो आपको इसमें से हाईएस्ट रेट लेनी पड़ेगी, और आपके इस बंडल पे, पूरे बंडल की कीमत पे 28% जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसा होता है जब मिक्स्ड सप्लाई होती है।
उसी तरह कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है, कुछ चीज़ें नेचुरली बंडल होती हैं, यानी वो चीज़ें जैसे सपोज करो आप एक हॉलीडे प्लान करते हो, तो वहाँ होटल 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 के अंदर खाना, और इसके अलावा वहाँ पे जो साइट पे आप घूमने जाते हैं जिसको साइट सीइंग बोलते हैं, वो सब शामिल है। यानी उन्होंने आपको सपोज कीजिए 3 दिन 2 रातों का एक 25,000 का पैकेज दिया। उस 25,000 में आपको रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा और वहाँ घूमने को मिलेगा। तो ये एक नेचुरल बंडल है। तो नेचुरल बंडल के केस में कंपोजिट सप्लाई होती है। इसमें बेसिकली जो हो रहा है वो आपको रहने के लिए मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए होटल पे जीएसटी, होटल के किराए पे, रेंटल सर्विस पे 18% जीएसटी है, तो फिर खाने पे और साइट सीइंग पे भी 18% जीएसटी लगेगा। इस केस में इसको बोलते हैं, इसमें देखा जाता है प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ठीक है, कि मतलब मेन क्या है। तो आप घूमने जा रहे हो तो मेन आपको होटल चाहिए, तो होटल पे जो जीएसटी की दर है वही आपके खाने और घूमने पे भी लागू हो जाएगी। और अगर आपका अननेचुरल बंडल है तो जो सर्वाधिक जीएसटी वाली रेट किसी भी वस्तु की होगी, तो वो पूरी जीएसटी उस बंडल पे पूरा वही रेट चिपक जाएगी। अब जैसे सपोज करो एक डॉक्टर सर्विस देता है, तो डॉक्टर क्या होता है, जनरली देखता भी है और दवाई भी देता है, तो ये नेचुरल बंडल है, ये नेचुरल बंडल है। फ्रूट और चॉकलेट का मिला के अगर आप पैकेट बनाते हो, तो आप जानते हो कि फ्रूट को और चॉकलेट को अलग अलग बेचा जा सकता है, तो ये अननेचुरल है। अगर डिटर्जेंट और बकेट को एक साथ बेचा जाता है कि ये बाल्टी है और ये 5 किलो का सर्फ है और ये 700 रुपये का है, तो ये एक अननेचुरल बंडल है। और अगर आपको कोई कंप्यूटर प्रिंटर और लैपटॉप एक साथ बेचता है, तो आप जानते हो कि इनको भी अलग अलग बेचा जा सकता था, तो ये भी अननेचुरल बंडल है। इनमें से ये जो नेचुरल बंडल है, ये कंपोजिट सप्लाई को बताता है। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन से ही समाप्त करेंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। किस वस्तु पे कितनी जीएसटी होगी, बहुत जीएसटी काउंसिल समझो सबसे सुप्रीम बॉडी है। जीएसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं उसमें जीएसटी काउंसिल में ही ये तय होता है कि कौन सी वस्तु को 1% में रखना है, किसको 5 में रखना है, किसको 18 में, किसको 28 में रखना है, किसको एग्जेम्प्ट करना है। तो सारे नियम कायदे इसमें बनते हैं। जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा जो राज्य वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य हुआ करते हैं, ठीक है। 1/3 वोटिंग राइट सेंटर के पास होता है, 2/3 वेटेज जो मेंबर्स होते हैं स्टेट के उनके पास होता है। होप मैं आपको समझा पाया। और ऐसे ही सारे एमसीक्यूज़ के लिए अभी निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो भारत की वित्त मंत्री हैं और वो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन हैं, ठीक है। और मैं जैसे कह रहा था कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए, जैसे अगर ये उत्तराखंड एग्ज़ाम की आप तैयार कर रहे हो, तो ये कोर्स हमने प्रोवाइड करा रखा है। बहुत सारे एमसीक्यू मॉक पेपर्स वहाँ अवेलेबल हैं, ऐप पे जाइए, बहुत सस्ती रेट पे अवेलेबल है, जाके परचेज़ कीजिए और जाके प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी एग्ज़ाम की क्रैक करने की यह है कि प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप मजबूत होते चले जाएंगे। चलिए ठीक है।